हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डिडक्शंस। आयकर अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत वेतन शीर्षक में से ग्रॉस सैलरी के अंतर्गत दी जाने वाली कटौतियाँ। उसमें सबसे पहली है स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन वर्ष 2019-20 से लागू हुई है और यह सैलरी हैंड के जो ग्रॉस सैलरी है उसमें से यह कटौती दी जाती है। वर्ष 2020-21 में यह कटौती 50,000 रुपये की दी जाती है। इससे पूर्व के वर्ष 2019-20 में इस कटौती की राशि 40,000 रुपये थी। सेकंड है रोजगार पर लगाए गए कर। संविधान के अनुच्छेद 276(2) के अंतर्गत या अन्य किसी विधान के अंतर्गत यदि किसी कर्मचारी ने रोजगार पर लगाए गए करों का भुगतान किया है तो कर्मचारी को भुगतान की गई संपूर्ण राशि की कटौती गत वर्ष की जो कटौती है वह कर निर्धारण वर्ष में स्वीकृत की जाती है। इन करों की अधिकतम राशि 2,500 रुपये प्रति वर्ष है। तीसरी कटौती है इंटरटेनमेंट अलाउंस। मनोरंजन भत्ते से आशय ऐसे भत्ते से है जो कर्मचारी को नियोक्ता के ग्राहकों के मनोरंजन पर खर्च करने के लिए प्राप्त होता है। मनोरंजन भत्ते को पहले वेतन शीर्षक में जोड़ दिया जाता है और उसके पश्चात ग्रॉस सैलरी में से इसकी डिडक्शन दी जाती है। जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनको यह कटौती 2002-3 से बंद कर दी गई है। यदि सरकारी कर्मचारियों को यह भत्ता मिलता है तो उनकी कर मुक्ति की जो सीमा है वह हम देख लेते हैं। कर मुक्ति की सीमा के अंतर्गत गत वर्ष में प्राप्त मनोरंजन भत्ता वेतन का 1/5 भाग या अधिकतम 5,000 रुपये। इन तीनों में से जो सबसे कम हो उतनी राशि की कटौती इंटरटेनमेंट अलाउंस में से मिल जाती है। वेतन शीर्षक वेतन से आशय मूल वेतन से है। यहाँ पर कहा गया है वेतन का 1/5 भाग। तो यहाँ कौन सा वेतन लेना है? केवल बेसिक सैलरी ही आपको लेनी है। इसमें किसी प्रकार के भत्ते और अनुलाभों को ऐड नहीं करना है। इन कटौतियों के अतिरिक्त एक हम नया टॉपिक और पढ़ेंगे, हाउस रेंट अलाउंस HRA। यदि कर्मचारियों को उनके नियोक्ताओं से मकान किराया भत्ता प्राप्त होता है तो उसमें से आयकर अधिनियम के अंतर्गत कुछ राशि कर मुक्त होती है। तो हम सबसे पहले मकान किराया भत्ते में से जो कर मुक्त राशि है उसकी गणना कैसे की जाती है उसका अध्ययन करते हैं। तो इसमें सबसे पहले है प्राप्त मकान किराया भत्ता कि कर्मचारी को उसके नियोक्ता से कितना मकान किराया भत्ता प्राप्त हुआ है। सेकंड है कर्मचारी द्वारा चुकाया गया किराया माइनस वेतन का 10%। और तीसरा है कोलकाता, मुंबई, मद्रास और दिल्ली, ये जो 4 मेट्रो सिटी है इसमें वेतन का 50% और अन्य किसी स्थान पर अगर कर्मचारी रहता है तो वेतन का 40%। इन तीनों में से जो सबसे कम राशि होती है वो मकान किराया भत्ते की कर मुक्त राशि होती है। एक इम्पोर्टेंट बात इसमें है कि यदि उपरोक्त तीनों में से अगर सबसे कम राशि ऋणात्मक आती है, माइनस में आती है, तो संपूर्ण मकान किराया भत्ता ही कर योग्य हो जाता है। अब यहाँ 2 जगह आया है, यहाँ पर वेतन का 10%, यहाँ वेतन का 50 या 40%। तो यहाँ वेतन से आशय किससे है? तो हम देखते हैं वेतन से आशय है मूल वेतन मतलब बेसिक सैलरी, महंगाई भत्ता मतलब DA। पर DA कब लेना है? यदि वह सेवा शर्तों में है। अगर क्वेश्चन में कहा है कि महंगाई भत्ता सेवा शर्तों के अंतर्गत दिया जाता है तभी महंगाई भत्ते को ऐड करना है, नहीं तो इसे ऐड नहीं करना है। उसके बाद है बिक्री कमीशन। यदि कर्मचारी को उसके द्वारा की गई बिक्री पर बिक्री कमीशन प्राप्त होता है तो उसे भी हम ऐड करते हैं। इस तरह से वेतन कैलकुलेट किया जाता है और फिर
उसका 10% और 50 व 40% निकाला जाता है। वेतन शीर्षक से संबंधित एक इलस्ट्रेशन आज हम करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर कर निर्धारण वर्ष 2021 के लिए श्री पीयूष की वेतन शीर्षक की सकल आय की गणना करनी है। और क्वेश्चन में दिया है सबसे पहले बेसिक सैलरी कितनी है, 50,000 रुपये प्रति माह। तो हम साथ के साथ इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हमने लिखा बेसिक सैलरी कितनी है, 50,000 प्रति माह है, इसलिए 12 से हमने इसको इंटू किया है। तो बेसिक सैलरी आई है 6 लाख। आगे देखिए, महंगाई भत्ता मूल वेतन का 60%। मूल वेतन हम निकाल चुके हैं, कितना है 6 लाख। तो इसका कितना निकालना है 60%, वो आएगा 3,60,000। उसके बाद अगला कहा है, नगर क्षतिपूर्ति भत्ता वेतन का 8%, मूल वेतन का 8% है। तो हमने लिखा सिटी कंपनसेशन अलाउंस कितना, इस 6 लाख का कितना परसेंट, 8%, तो 48,000। उसके बाद अगला कहा है चिकित्सा भत्ता 2,000 रुपये प्रति माह। जब मैंने आपको भत्ते पढ़ाए थे तब चिकित्सा भत्ते के लिए बताया था कि यह पूर्णतः कर योग्य भत्ता है। तो कितना है 2,000 रुपये प्रति माह, तो 2,000 इंटू 12, तो ये हो गया अपना मेडिकल अलाउंस कितना 24,000। बाल शिक्षा भत्ता 1,200 रुपये प्रति माह 3 बच्चों के लिए, लेकिन एग्जेम्प्ट कितना होता है 100 रुपये प्रति बच्चा, और अधिकतम कितने बच्चों के, 2 बच्चों के लिए। तो यहाँ पर कितना प्राप्त हुआ है कर्मचारी को, पहले 1,200 रुपये प्रति माह प्राप्त हुआ है, तो 1,200 इंटू 12, तो प्राप्त कितना हुआ 14,400। और एग्जेम्प्ट कितना होगा, एग्जेम्प्ट होगा 100 इंटू 2 इंटू 12, मतलब 2,400 रुपये। तो यहाँ 14,400 में से हम 2,400 लेस कर देंगे। तो इस तरह से कर योग्य आपका एजुकेशन चिल्ड्रन अलाउंस जो है वो आ जाएगा 12,000। आगे चलते हैं, 2 बच्चों के हॉस्टल व्यय की पूर्ति के लिए 3,500 रुपये प्रति माह प्रति बच्चे प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसको इंटू कर लेते हैं, कितना हो रहा है ये टोटल हो रहा है अपना कितना 84,000। कैसे निकालेंगे, 3,500 इंटू 2 इंटू 12, तो प्राप्त तो कितना हो रहा है 84,000, लेकिन एग्जेम्प्ट कितना है। अलाउंसेस जब पढ़ा था तब बताया था कि हॉस्टल अलाउंस होता है 300 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा। तो 300 इंटू 2 इंटू 12, तो इस तरह से हम इसको एग्जेम्प्ट वाले को लेस कर देते हैं। तो यहाँ हॉस्टल एक्सपेंसेस ऑफ चिल्ड्रन 76,800 आ जाएगा। आगे चलते हैं, मध्य प्रदेश में जनजातीय क्षेत्र भत्ता कितना प्राप्त हुआ है, 3,000 रुपये प्रति माह प्राप्त हुआ है, लेकिन एग्जेम्प्ट होता है 200 रुपये प्रति माह। तो पहले 3,000 इंटू 12, तो ये ट्राइबल एरिया अलाउंस हो गया आपका 36,000। और एग्जेम्प्ट कितना होता है 200 रुपये प्रति माह, तो 200 इंटू 12, तो ये आपका 2,400 रुपये कितना हो गया, एग्जेम्प्ट हो गया। तो आपका टैक्सेबल हो गया है 33,600। उसके बाद आगे कहा है सवारी भत्ता 10,000 रुपये प्रति माह है, संपूर्ण राशि कार्यालय कार्य हेतु ही व्यय की गई है। तो ये कन्वेंस अलाउंस है, इसकी कटौती बंद कर दी गई है, कब से 2019-20 से। तो ये पूरा ही आपका कर योग्य हो जाएगा, कितना ये नहीं, 1 मिनट, ये यहाँ पर कहा है कि संपूर्ण राशि कार्यालय पर व्यय की गई है, क्योंकि कार्यालय व्यय है ये, इसलिए यहाँ पर इसे नहीं लेना है, क्योंकि संपूर्ण राशि यहाँ पर कर्मचारी ने भी अपने ऊपर व्यय नहीं किए, कहाँ की है, कार्यालय पे, इसलिए इसको नहीं लेना है। आगे देखते हैं, यात्रा भत्ता ट्रेवलिंग अलाउंस कितना प्राप्त हुआ है 2,40,000, और इसमें से उसने कार्यालय पर व्यय कितने किए हैं 1,60,000, जिसमें से 1,60,000 उसने व्यय किए हैं। तो टैक्सेबल कितनी होगी 2,40,000 में से 1,60,000 हम घटा देंगे। तो इस तरह से आपके 80,000 क्या होगा, कर योग्य हो जाएगा। डेली अलाउंस उसको प्राप्त हुआ है कितना 60,000, तो 60,000, लेकिन यहाँ भी कहा है कि संपूर्ण राशि कार्यालय पर व्यय है। अगर संपूर्ण राशि कार्यालय पर व्यय है तो उस इंडिविजुअल की सैलरी हैंड की इनकम ज्ञात करते समय हम इसे नहीं लेंगे। तो यहाँ पर इसको भी लिख दिया एग्जेम्प्ट ऑफ फुल्ली। ध्यान रखना है आपको, एक तो यहाँ पर ये डेली अलाउंस और एक है ये कन्वेंस अलाउंस।
इन दोनों को लेते अगर यह कार्यालय पर व्यय नहीं होती, लेकिन यहाँ दोनों में ही कहा है कि संपूर्ण राशि कार्यालय पर व्यय है, इसलिए इन दोनों को हमने नहीं लिया है। इस तरह से मिस्टर पीयूष की जो टोटल ग्रॉस इनकम ऑफ सैलरी है वो है 12,34,400।